नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले छत्तीसगढ़ में कोरोना से जुड़ी एक बड़ी अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में आज अभी तक 1145 कोरोना मरीज मिले हैं। रायपुर में सर्वाधिक 364 नए पॉजिटिव केस अभी तक सामने आ चुके हैं। रायपुर जिले में कोरोना के 364 मरीज मिले, जबकि रायगढ़ जिले में आज 117 पॉजिटिव पाए गए। बिलासपुर जिले में 104 नए संक्रमित मिले। छत्तीसगढ़ में इसके साथ एक्टिव मरीज 9,249 हो चुके हैं और अब तक 23,199 संक्रमित हुए हैं। आज 308 मरीज डिस्चार्ज किए गए। 13,732 मरीज अब तक कोरोना संक्रमण से जंग जीत चुके हैं। 12 संक्रमितों की आज मृत्यु हुई है और मौत का आंकड़ा 218 तक पहुंच चुका है। बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट। आज अभी तक 1145 नए मरीज मिले हैं और 12 लोगों की कोरोना के चलते मृत्यु हुई है। ये आज का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार आंकड़े प्रतिदिन के बढ़ रहे हैं। तो रायपुर में आज सर्वाधिक 364 संक्रमित मरीज सामने आए। रायगढ़ में 117 पॉजिटिव मिले हैं और कुल आंकड़ा प्रदेश का एक बड़ा आंकड़ा मिला है। अभी तक का यह आंकड़ा है। अगर देर रात रिपोर्ट आती है तो ये संख्या बढ़ सकती है। 1145 नए मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में आज 1145 नए मरीज मिले हैं, संक्रमित मरीज मिले हैं। सर्वाधिक 364 पॉजिटिव केस रायपुर से सामने आए हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी स्टार जैन हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। स्टार, आज अभी तक की संख्या ही 1145 हो चुकी है। क्या ये संख्या रात तक और बढ़ सकती है? देखिए, बिल्कुल दिन में 2 बार बुलेटिन जारी होती है कोरोना की, जिसमें पहली बुलेटिन जारी हुई है और 1145 नए केस इसमें सामने आए हैं। लेट नाइट लगभग 11 बजे के आसपास एक बुलेटिन और जारी होती है, तो उसमें भी नए आंकड़े आएंगे। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अब तक की ये पूरे सबसे ज़्यादा केस हैं। न सिर्फ अब कोरोना के केस सबसे ज़्यादा है, बल्कि मौत की बात करें तो आज 12 मौत एक दिन में अब तक की रिकॉर्ड के हिसाब से हुई है। तो ये भी अब तक की सबसे ज़्यादा है। तो एक बड़ा चुनौती कहीं ना कहीं है। और ये पूरे प्रदेश में देखा जाए तो 1145 नए केस मिले हैं और इसके साथ ही खतरा रायपुर में ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। 350 से ज़्यादा केस अकेले रायपुर में आए हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी स्टार हमको बता रहे थे कि लगातार केस बढ़ रहे हैं, लगातार स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। आज 1145 नए मरीज मिले हैं और रायपुर से 364 नए पॉजिटिव केस पाए गए हैं। रायगढ़ जिले में आज 117 पॉजिटिव मिले। बिलासपुर में भी एक बड़ी संख्या कोरोना पॉजिटिवों के सामने आई है। 104 मरीज मिले हैं। तो कोरोना से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको दे दें। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रतिदिन मरीजों की संख्या इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है। 1145 आज नए मरीज मिले हैं। संक्रमितों की संख्या, कुल मरीजों की संख्या 23,199 हो गई है। 24,000 के काफी करीब ये संख्या पहुंचती दिख रही है। 13,732 मरीज ठीक हुए हैं। 218 की अभी तक मृत्यु हुई है, जिसमें आज एक बड़ा आंकड़ा एक दिन में 12 संक्रमितों की मौत का सामने आया है। और एक हादसे की बात करेंगे। मध्य प्रदेश की खबरों पर आते हैं। देवास में स्टेशन रोड स्थित लाल गेट के पास में एक 3 मंजिला भवन भरभराकर गिर पड़ा। मलबे में 7 लोगों को जो दबे हुए थे उनको रेस्क्यू करके निकाला गया। प्रशासन की मौजूदगी में रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है। मलबे के नीचे 3 और लोगों के दबे होने की आशंका है। जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस वहां पर मौजूद है। जेसीबी के जरिए इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि गिरने वाला मकान जाकिर शेख का बताया गया है। 4 भाइयों का परिवार अलग अलग यहां पर रहा करता था।
प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक मकान की नींव कच्ची होने की वजह से यह हादसा होना बताया गया। तो देवास में स्टेशन रोड पर लाल गेट के पास में 3 मंजिला इमारत गिर गई। 7 लोग रेस्क्यू करके निकाले गए। प्रशासन मौजूद है, रेस्क्यू अभी भी चल रहा है। स्थिति गंभीर वहां पर नजर आई। 3 और लोग मलबे में दबे हो सकते हैं, इस बात की आशंका जताई गई थी। और मोनीश वर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। मोनीश, क्या स्थिति है इस वक्त? हेलो जी मोनीश, बताएं, अपडेट दें, क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल बताना चाहूंगा मैं। यहाँ पर एक चीज जारी है। सारे जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। विधायक जी भी यहाँ पर आकर निकल अभी 3 और फंसे लोगों के लिए यहाँ पर तत्परता से रेस्क्यू किया जा रहा है। फंसे हुए मलबे को खोदा जा रहा है, जिससे कि अगर जो जिनको ढूंढा जा रहा है, जिनको खोदा जा रहा है, अगर वो दब चुके होंगे तो मलबे को हटा करके वो उनको निकाला जा सके। अन्य जिन लोगों को यहाँ से रेस्क्यू में निकाला जा चुका है उनका उपचार जारी है। एक महिला जिसको काफी मशक्कत हुई थी निकालने में, उनको इंदौर रेफर किया गया। मोनीश, अभी कितने लोग और अंदर दबे हो सकते हैं? क्योंकि जब हमारी बात हुई थी अधिकारी से, उनका कहना था कि कुल 9 लोग यहाँ पर रहते थे और 6 से 7 लोगों को निकाला था। अभी क्या जानकारी मिल पाई, कितने लोग दबे हो सकते हैं? बिल्कुल उसी तरह से मैं बताऊंगा कि सुरक्षित सभी लोग निकल चुके थे। 9 लोग जो मलबे में दबे थे, 7 लोग निकलने के बाद अभी 3 लोगों के लिए और रेस्क्यू जारी है। 3 लोगों में एक महिला, एक बच्चा और एक 8 साल की बच्ची का भी बताया जा रहा है। तो रेस्क्यू अभी भी चल रहा है? बिल्कुल रेस्क्यू जारी है सर। बहरहाल अभी स्थिति ये है कि कहीं ना कहीं कुछ कमजोर भी होते हुए दिखे, लेकिन यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन में डीएसपी और निगर संगठन ने लोगों का उत्साहवर्धन करने के लिए तालियां भी बजवाई। कोशिश की जा रही है किसी तरह से हौसला न टूटे। एक बहुत कम जगह है जहाँ पर पे जेसीबी और क्रेन को लाया है। आपको बता दें, एबी रोड में लगा हुआ ये ऐसा हिस्सा है जहाँ पर पीछे की साइड पे जेसीबी लगाना या क्रेन को लाना बड़ा मुश्किल हो रहा था। एक सेकंड की गली है, हमने वीडियो में भी दिखाया है। चलिए रेस्क्यू काफी मुश्किल जगह पर हो रहा है, आप नजर रखें, आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो 3 लोग अभी भी दबे हैं, 1 महिला और 2 बच्चे बताए जाते हैं। रेस्क्यू चल रहा है, उम्मीद करते हैं कि वो लोग भी सुरक्षित बाहर निकलेंगे। ये निश्चित तौर पे बहुत ही दुखद है। एक ये लाल गेट के सामने जो इमारत है, ये 3 मंजिला इमारत थी जो कि गिरी है। पूरी हमारी नगर निगम की टीम, पुलिस बल और जो हमारा एसडीआरएफ है वो लगा हुआ है। बारिश के कारण ये बिल्डिंग ढही है, क्योंकि बहुत ही संकरी गली है और उसमें कोलैप्स हो गई है बिल्डिंग, तो इसलिए वहाँ पे जगह कम थी। फिर हमने जेसीबी से पहले स्पेस क्लियर किया और क्लियर करके अंदर से लोगों को निकाला। अभी चूँकि अंधेरा हो गया है तो लाइट की प्रकाश की व्यवस्था करके और उसको रेस्क्यू ऑपरेशन को जारी किया गया है। और उपचुनाव से पहले ग्वालियर चंबल संभाग में बीजेपी के सदस्यता अभियान पर अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने यह दावा किया कि 76,000 से ज्यादा लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। उधर बीजेपी के आंकड़ों को कांग्रेस कोरा झूठ बता रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस के दिग्गज नेता बीजेपी के दावों की पोल खोलने का दावा करते हैं। आरोप लगाया कि फर्जी सदस्यता अभियान चलाया गया। ये ग्वालियर के फूलबाग की तस्वीरें हैं, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गंगाजल छिड़ककर उसे पवित्र किया। दरअसल इसी फूलबाग मैदान पर सिंधिया समर्थकों ने बीजेपी की सदस्यता ली थी। उपचुनाव से पहले ये ग्वालियर चंबल में बीजेपी का सबसे बड़ा शक्ति प्रदर्शन था। 3 दिनों तक 27 विधानसभा के कार्यकर्ता बीजेपी के बड़े नेताओं की मौजूदगी में पार्टी में शामिल हुए। शायद इस कार्यक्रम के जरिए सिंधिया बीजेपी नेताओं को इस इलाके में अपनी ताकत का एहसास करवाना चाहते हैं। बीजेपी का दावा है कि 3 दिनों में तकरीबन 76,000 सिंधिया समर्थक उनकी पार्टी में शामिल हो गए। कांग्रेस जिंदगी भर झूठ बोलती रही, मध्य प्रदेश की जनता को उन्होंने झूठ बोला। अरे भैया, तुम इन आंकड़ों की बात कर रहे हो, वहां के जन सैलाब, इनको देख करके आपको इतना डर क्यों है?
आप करिए ना कुछ, हम तो कह रहे हैं आप 100 लोगों का कार्यक्रम करिए ना, आप 1000 का करिए, 10,000 का करिए ना, आप तो कुछ नहीं करते हैं, केवल आप कहते हैं झूठ है। अरे भैया झूठ तो वो था जो मध्य प्रदेश की जनता ने प्रत्यक्ष भोगा है। ये अपने खुद की पोल खोलेंगे, ग्वालियर में जाएंगे तो, क्योंकि वहाँ जो कार्यकर्ता आया है वो आप सब मीडिया के सामने भी आया है, सबके सामने वो कार्यकर्ता आया है, तो ऐसा कैसे कह सकते हो, उसमें क्या पोल खोलने को बचा है। इधर बीजेपी के इन आंकड़ों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। इस कार्यक्रम से पहले इलाके के दिग्गज नेता गोविंद सिंह ने दावा किया कि पूरे क्षेत्र में इतने कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में नहीं। फिर ऐसे में बीजेपी कैसे दावा कर रही है? कांग्रेस का सवाल ये भी है कि बीजेपी सिर्फ विधानसभावार आंकड़े जारी कर रही है, लेकिन शामिल होने वालों के नाम पते नहीं बताए जा रहे। बीजेपी के आंकड़ों की सच्चाई बताने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वैसे कांग्रेस का ये भी आरोप है कि आंकड़े ज्यादा बताने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं को फिर से सदस्यता दिलवा दी गई है। मैंने तो कहा है कि 76,000 की लिस्ट जारी करो ना, और 4-5 नेताओं के नाम बता दो कि ये नेता आ गए वो मंच पे, इन्हें ज्वाइन कर ली। ये फर्जी लिस्ट है कि आंकड़ा गलत है, झूठा है, और अगर ऐसा है तो चुनाव के नतीजों में पता चल जाएगा। जनता निकल गई है सड़कों पर इनके खिलाफ, और ये जो कार्यकर्ता बता रहे हैं इनमें अधिक से ज्यादा इनके खुद के कार्यकर्ता थे। दरअसल जिन 27 सीटों पर उपचुनाव होना है उनमें से ग्वालियर चंबल की 16 सीटें हैं, और दोनों पार्टियों को ये पता है कि जिसने यहाँ ज्यादा सीटें जीत ली वो बढ़त पर रहेगा। लिहाजा उपचुनाव के पहले दोनों तरफ से कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने के लिए इस तरह के प्रयास हो रहे हैं। नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस गद्दार मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन सांवेर उपचुनाव में यह मुद्दा काम नहीं आ रहा। इस मुद्दे से इतर कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व और राष्ट्रवाद को ज्यादा हवा देना शुरू कर दिया। बीजेपी उम्मीदवार और मंत्री तुलसी सिलावट कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस तुलसी सिलावट को गद्दारी और दल बदलू के मुद्दे पर घेर नहीं पा रही, क्योंकि कांग्रेस के संभावित प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू ने भी बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा। लिहाजा अब सांवेर में धर्म, राष्ट्रवाद और सांवेर का विकास मुद्दा बन गया है। कांग्रेस क्षेत्र की हर पंचायत में धार्मिक अनुष्ठान कराने की तैयारी में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सकें। इसके लिए कांग्रेस ने अलग अलग टीमें बना दी। कांग्रेस का आरोप है कि सांवेर आज भी विकास से अछूता है। बीजेपी का कहना है कि दिखावे से कुछ नहीं होगा। किसी भी परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ से चुनाव जीतेगी, और ये बात कांग्रेस भी समझती है, इसलिए अभी से उन्होंने इस प्रकार से प्रोपोगंडा रचना का काम शुरू कर दिया है। सिलावट जी जब अपना फर्ज था कि स्वास्थ्य मंत्री रहते, कोरोना के लिए ये बेंगलोर नहीं जाते, सरकार गिराने में संलग्न नहीं होते, तो जनता माफ़ करती। ये कितने भी ढोंग ढटूरे कर ले, लेकिन जनता इन्हें माफ़ नहीं करेगी। ये बीजेपी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं, लेकिन जनता बहुत समझदार है सांवेर की। मध्य प्रदेश के खनिज श्रम मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह ने दावा किया कि प्रवासी मजदूरों को शिवराज सरकार रोजगार ऐप के जरिए रोजगार देगी। अटल योजना के अंतर्गत 3 महीने के वेतन की केंद्र सरकार की योजना का लाभ प्रदेश के श्रमिकों को मिलेगा। वहीं अवैध खनन को लेकर चंबल और सिंध नदी की पदयात्रा पर निकले कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह की पदयात्रा पर कहा कि क्या पहले अवैध खनन नहीं होता था। मंत्री ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार थी तब गोविंद सिंह यात्रा कर लेते तो आज पदयात्रा की नौबत नहीं आती। खनिज विभाग ने जो 31 मिनरल्स जो हमारे मेजर मिनरल्स थे उनको एक माइनर मिनरल्स किया है। वो 31 मिनरल्स जो हमारे माइनर हो रहे हैं उसकी एक पॉलिसी हमारी निर्मित हो रही है, बहुत जल्दी आएगी, जिसमें लोगों को रोजगार मिलेगा और लोग बाग उसमें आत्मनिर्भर होंगे। वो अभी दंडी यात्रा अभी निकाल रहे हैं। यदि अवैध उत्खनन को लेकर पहले ही उन्हें निकाल ली होती तो इतने ज़्यादा जो अवैध उत्खनन नदियों में हुआ है वो नहीं हुआ होता। भोपाल में लगातार नोटिस जारी करने के बावजूद बंगला खाली नहीं करने वाले पूर्व मंत्रियों के खिलाफ फिर संपदा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी। बेदखली के नोटिस के बाद भी बंगला खाली नहीं करने पर विभाग की टीम ने पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव का बंगला सील कर दिया। सील बंगले का जायजा हमारे सहयोगी राकेश ने लिया।
भोपाल में लंबे समय से चले आ रही बंगला पॉलिटिक्स के बीच आज पूर्व मंत्री लाखन सिंह का बंगला सील कर दिया है। संपदा संचालनालय की टीम ने ये कार्रवाई की है और ये नोटिस चस्पा कर दिया है। हालांकि जिस वक्त टीम यहां पर पहुंची, पूर्व मंत्री यहां पर मौजूद नहीं थे और ये जो नोटिस चस्पा करने के बाद टीम यहां से रवाना हो गई। और नोटिस की बात की जाए, नोटिस में साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि 14 दिन के अंदर जो सामान है, यदि पूर्व मंत्री अपने का इसमें बंगले में कोई व्यक्तिगत निजी सामान है, यदि वो लेना चाहते हैं तो 14 दिन के अंदर टीम से संपर्क करें, संपदा संचालनालय से संपर्क करें। और यदि संपर्क नहीं करते तो जो उनका सामान है उसकी कुर्की टीम कर सकती है, संपदा संचालनालय कर सकता है। फिलहाल हम देख पा रहे हैं कि बंगले में चूँकि पूर्व मंत्री मौजूद नहीं थे, उनके स्टाफ के लोग भी मौजूद नहीं थे, यहाँ पर नोटिस चस्पा कर बंगला सील कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पर जो संपदा संचालनालय की टीम है उसकी तैनाती कर दी गई है। और फिलहाल जो बंगले की बात करें, फिलहाल पूर्व मंत्री का कोई भी यहाँ पर उनका निजी स्टाफ मौजूद नहीं है। ऐसे में टीम ने जो है कार्रवाई की है। और ये बंगले की बात कर रही है, बंगला मध्य राजधानी भोपाल की सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को अलॉट किया गया है। पूर्व मंत्री से लेने के बाद ये सांसद को अलॉट किया गया है और टीम का ये कहना है कि जो सांसद हैं उनको बंगला अलॉट करना है। ऐसे में पूर्व मंत्री को बंगला खाली करना होगा। हालांकि इससे पहले बंगला खाली करने के लिए जो संपदा संचालनालय की टीम है पूर्व मंत्री को बेदखली का नोटिस जारी कर चुकी थी और जब नोटिस का जवाब नहीं दिया गया उसके बाद बंगला सील करने की कार्रवाई की गई है। कैमरामैन अमरीश के साथ राकेश चतुर्वेदी, IBC 24 भोपाल। देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शुमार बुंदेलखंड के विकास के लिए केंद्र ने भारी भरकम बजट तो दिया, लेकिन मॉनिटरिंग के अभाव में यह पैकेज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। अफसरों ने जमकर मनमानी की और पैकेज का पैसा डकार लिया। हैरत की बात यह कि घोटाले की EW जांच में शुरुआत में दोषी पाए गए 200 से ज्यादा अफसर और कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई तो दूर, जांच अब भी फाइलों में बंद है। मध्य प्रदेश के 6 जिलों में विकास कार्यों के लिए केंद्र से मिला 3,860 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज भ्रष्टाचार का पैकेज साबित हो रहा है। कुल फंड की 80% राशि यानी करीब 2200 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। इस महाघोटाले की EW जांच भी अब ठंडे बस्ते में डाल दी गई है। पैकेज से सागर में 840 करोड़, छतरपुर में 918 करोड़, दमोह में 619 करोड़, टीकमगढ़ में 503 करोड़, पन्ना में 414 करोड़ और दतिया में 331 करोड़ का काम होना था। ये राशि इन जिलों में सिंचाई, खेती, जल संरचना, पशुपालन पर खर्च की गई, मगर इस खर्च के बाद भी कहीं भी कोई बदलाव नजर नहीं आया। कांग्रेस के शासन काल में इसी साल जनवरी-फरवरी में EOW ने इस महाघोटाले की जांच शुरू की थी। मामले में 7 विभागों के 200 अफसरों कर्मचारियों को अनियमितता के लिए शुरुआती तौर पर दोषी पाया गया, लेकिन किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई क्योंकि सरकार बदलने के बाद जांच आगे ही नहीं बढ़ पाई। कांग्रेस अब जांच पूरी कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। वहाँ का जो पैसा है, बार बार राहुल गांधी जी ने भी उठाया और भी कांग्रेस के नेताओं ने उठाया, जो पैसा मनमोहन सिंह जी की सरकार ने दिया था वो खर्च नहीं हुआ, वहाँ पर उसका मिसयूज हुआ, तो इसकी जांच होना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है? और जो लोग दोषी है उस पर कार्रवाई हो। EOW की जांच बंद नहीं करना चाहिए, ये हमारी मांग है, वो जांच कराई जानी चाहिए। जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पैकेज में सबसे ज्यादा राशि 1340 करोड़ रुपए सिंचाई विभाग को मिले थे। इस राशि को नहर निर्माण और सिंचाई परियोजना के लिए खर्च करना था। जांच हुई तो पता चला कि ज्यादातर बांध और तालाबों में घटिया सामग्री इस्तेमाल की गई। पन्ना और छतरपुर में खुलासा हुआ था कि विभाग ने अपने कामों के लिए जिन वाहनों का इस्तेमाल ट्रक और डंपर के रूप में बताया, वो दरअसल मोटरसाइकिल और स्कूटर थे। वन विभाग की ओर से कोर एरिया में तालाब खोदे ही नहीं गए। इसी तरह PHE में 300 करोड़ रुपए में से 100 करोड़ रुपए के कामों में गड़बड़ी मिली है। वहीं कृषि विभाग में 614 करोड़ से डीजल पंप वितरण, मंडी निर्माण, वेयरहाउस के कामों में भी शिकायतें मिली हैं। ग्रामीण विकास विभाग के 209 करोड़ रुपए के काम तो जमीन पर दिखाई ही नहीं दिए। हालांकि सरकार कह रही है कि जांच चल रही है, जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बुंदेलखंड पैकेज में कुछ गड़बड़ियों की शिकायत थी और कुछ गड़बड़ियां हुई भी थी, जिसकी जांच आदेशित की गई है और जांच
पूर्व में भी हुई है, वर्तमान में भी जांच चल रही है और जांच रिपोर्ट के आधार पर जो भी दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। बुंदेलखंड पैकेज को अगर ईमानदारी के साथ खर्च किया जाता तो हर साल लाखों बेरोजगार काम की तलाश में दूसरे शहरों की ओर पलायन नहीं करते। केंद्र से मिले पैकेज को जमीन पर उतारने के लिए सरकार ने योजना तो बनाई, लेकिन अफसरों ने कागजों पर ही विकास का खाका खींचकर फंड को ठिकाने लगा डाला। अफसरों ने गोलमाल तो किया, सरकारें भी घोटाले की जांच को लेकर गंभीर नहीं दिखी, सिर्फ नोटिस देकर ही कार्रवाई की खानापूर्ति हो रही है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। कोरोना के बाद भी देश में गणेशोत्सव का उत्साह कम नहीं हुआ है। इंदौर में गणपति की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए अब की बार भक्तों को मंदिर के बाहर से सिद्धिविनायक के दर्शन करने पड़ रहे हैं। आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में 119 साल पुराना बड़ा गणपति का मंदिर में आज भी वो चमत्कार, वो भक्ति हमें देखने को मिलती है जो दूर दराज बैठे भक्तों को अपनी और हमेशा से ही आकर्षण का केंद्र करने के लिए काफ़ी होता है। बड़ा गणपति मंदिर में इस समय मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि बेहद ही आश्चर्यचकित करने वाली ये जो बैठक मुद्रा है वो गणपति जी की है और इसको बेहद खास माना जाता है क्योंकि कहा जाता है कि पूरे एशिया के अंदर 25 फीट की बैठे हुए गणपति आपको कहीं नज़र नहीं आएंगे। जिससे बात करते हैं, बेहद ही खूबसूरत तस्वीर और जिस तरह से आराधना का एक बड़ा केंद्र रहा है। कोरोना का प्रकोप भी है, इसलिए इस बार गणेश उत्सव थोड़ा फीका नज़र आ रहा है। पंडित नारायण जी दाधी द्वारा सन 1901 में यह स्थापित श्री बड़े गणेश जी की मूर्ति जो 25 फीट ऊंची और 14 फीट चौड़ी है, गणेश जी की यह विशाल अद्वितीय मूर्ति जो विश्व में कहीं नहीं है, जिन पर भगवान गणेश जी को सवामन घी और सिंदूर चढ़ाया जाता है। यह प्रामाणिक मान्यता है कि भगवान गणेश जी को सवामन घी और सिंदूर चढ़ाने से भगवान अत्यंत प्रसन्न होते हैं। धार्मिक मान्यता है उसके हिसाब से भगवान गणेश जी की उसी तरह से आराधना की जा रही है जैसा कि पहले की जाती थी, लेकिन इस वक्त भगवान बिना भक्तों के सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। भगवान से यही हम प्रार्थना कर रहे हैं कि कोरोना काल अतिशीघ्र समाप्त हो और विश्व में मानव जाति इस कोरोना से मुक्त हो। जितने भी लोगों ने घर घर में बप्पा को विराजमान किया है, जितने भी मंदिर हैं, वहाँ पर बस यही प्रार्थना की जा रही है कि विघ्नहर्ता गणपति इस बार कोरोना को हर ले और पूरे देश दुनिया में अमन चैन बना रहे। कैमरा पर्सन संतोष जटवान के साथ शालिनी हाडिया, IBC 24 इंदौर।